नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इसी चैनल के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े हुए 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम आपके 4th चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा बोर्ड एंड द बोर्ड कमिटीज। ध्यान रखिएगा, एपी सेंटर ऑफ द गवर्नेंस। अब यहां पे आपको ध्यान से समझना है बोर्ड का मीनिंग क्या होता है और आपकी बोर्ड कमिटीज का मीनिंग क्या होता है। इसके अंदर काफी छोटे छोटे टॉपिक्स है जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहां पे टॉपिक रहेगा वो ये है कि आपका जो बोर्ड कमिटीज है उनको एपी सेंटर ऑफ गवर्नेंस क्यों कहा गया है और इसका अपना मीनिंग क्या है। आई होप की चीजें आपको क्लियर रही होंगी और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें किन किन चीजों से शुरुआत करनी है। तो हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं इसी चीज से। जब भी आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, न केवल हिंदुस्तान के अंदर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस केवल एक ही चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है। उसको आप लोग कहते हो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। यानी कि अगर आप लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो आप लोग बड़े प्यार से ये बात कह सकते हो कि सर जब भी आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिवॉल्व करता है अराउंड द वन सेंट्रल अथॉरिटी। और वो सेंट्रल अथॉरिटी क्या है? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर है। वही अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग बड़े प्यार से ये कह सकते हैं, जो आपका जो बोर्ड है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, उसके ब्रेन की तरह काम करता है, उसके कंसाइंस की तरह काम करता है एंड उसकी कंट्रोलिंग बॉडी की तरह काम करता है। समझ में आया? तो कोई भी कंपनी है, उसका ब्रेन, कंसाइंस और जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो किसे बोला जाता है? बोर्ड को बोला जाता है। और याद रखिएगा, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर एक ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी है जिसके अराउंड पूरा का पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करता है? रिवॉल्व करता है। यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट हो पाता है, उसका एक बड़ा कारण क्या है? बोर्ड बोल दीजिए और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बोल दीजिए। यही वो सेंट्रल अथॉरिटी है जो कहीं ना कहीं इसको सिस्टमैटिक वे में इंप्लीमेंट कराती है आपकी कंपनीज के अंदर ग्राउंड लेवल के ऊपर। तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा क्यों हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बोर्ड और बोर्ड कमिटीज को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब अगर आप लोग थोड़ा देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट आपका लाइन रहने वाला है। बोर्ड हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जो आपका बोर्ड है ना वो इफेक्टिव होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपका बोर्ड कैसा हो? इफेक्टिव हो। तो यहां पे याद रखिएगा, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव बोर्ड नहीं है, वेल फंक्शनिंग बोर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड का अपना एक मीनिंग है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ना तो वेल फंक्शनिंग और इफेक्टिव बोर्ड नहीं है तो बोर्ड कमिटीज, ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन द प्रैक्टिसेस। समझ में आया? तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो प्रैक्टिसेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो दैट्स व्हाई हमें यहां पे जरूरत है आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को पढ़ने की, बोर्ड को पढ़ने की और बोर्ड कमिटीज को पढ़ने की। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर एक शब्द आया था जिसको आप लोगों ने किस नाम से जाना? एपी सेंटर के नाम से जाना। किन किन लोगों को पता है एपी सेंटर का मतलब क्या है? एपी सेंटर का मतलब, माय डियर फ्रेंड्स, अगर बेसिक लैंग्वेज में आप लोग समझते हैं ना, तो एपी सेंटर का मतलब एक ऐसा सेंटर पॉइंट होता है। आप लोग क्या कह सकते हो सर? एक ऐसा सेंटर पॉइंट होता है जिससे सभी चीजें ओरिजिनेट होती है। समझ में आया? यानी कि जितनी भी चीजें हैं, ऑलमोस्ट चीजें अगर एक सेंटर से क्या हो रही है? ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स? उसको क्या बोला जाता है? एपी सेंटर बोला जाता है। इसी तरीके से आपको ध्यान देना है, जो बोर्ड कमिटीज हैं और जो बोर्ड है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या माना जाता है? एपी सेंटर माना जाता है। क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पे काफी चीजें हैं जो केवल और केवल बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर से ही ओरिजिनेट होती हैं, फ्लो होती है। जैसे जितने भी नीति नियम सिद्धांत हैं वो कहां से बनाए जाते हैं? वो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर द्वारा बनाए जाते हैं। एक एक जो फैक्टर है किसी भी कंपनीज के अंदर, वो कहां से ओरिजिनेट होता है? वो आपका बोर्ड कमिटीज या बोर्ड के द्वारा ओरिजिनेट होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दीज आर द एपी सेंटर ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी होगा। सर
सबसे पहले एपिसेंटर का मीनिंग क्या है? एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट होता है जहां से हर चीज क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। समझ में आया? जहां से हर चीज स्टार्ट होती है, जहां से हर चीज निकल करके आती है, उस पॉइंट को आप लोग क्या बोलते हो? एपिसेंटर बोलते हो। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अगर आप लोग मेजरली फोकस करते हैं तो जितने भी डिसीजंस आपके लिए जाते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? बोर्ड से स्टार्ट होते हैं। जितनी भी अकाउंटेबिलिटी जो है वो किसके हिस्से आती है? बोर्ड्स के हिस्से आती है। जितना भी मॉनिटरिंग प्रोसेस है वो कौन करता है? बोर्ड से शुरू होता है। क्लियर? दैट्स व्हाई वी कैन से बोर्ड इज द एपिसेंटर ऑफ द गवर्नेंस। समझ में आया? यानी आप लोग क्या कहेंगे? हमने यहाँ पे 3 फैक्टर पे बात की है। पहला किस पे बात की है? डिसीजन पे बात की है। किस पे बात की है? डिसीजन पे। तो आप लोग सबसे पहले फैक्टर के अंदर क्या लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? आप लोग डिसीजन को लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? सर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आपके डिसीजंस की बात कर रहे हैं। सेकंड में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड तीसरे नंबर पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कहां से ओरिजिनेट होती है? आपके बोर्ड से ओरिजिनेट होती है। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं आपका जो बोर्ड है और बोर्ड कमिटीज है वो आपका एपिसेंटर है गवर्नेंस का। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो बोर्ड के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। बोर्ड ही ऐसी अथॉरिटी होती है जो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी के विजन और स्ट्रेटजी को सेट करती है, डिजाइन करती है। यानी कि सेट द कंपनीज विजन एंड द स्ट्रेटजी। समझ में आया? कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो स्ट्रेटजी है, उनको कौन डिजाइन करता है? बोर्ड डिजाइन करता है, बोर्ड सेट करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये जो आपके विजन और स्ट्रेटजी की बातें हैं कहां से ओरिजिनेट हुई है? बोर्ड से ओरिजिनेट हुई है। इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड्स एंड बोर्ड्स मेंबर ही आपके टॉप मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे? अपॉइंटमेंट किसका होता है? टॉप मैनेजमेंट का होता है। और जो आपका फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का कंट्रोल भी किसके हाथ में होता है? आपके बोर्ड के हाथ में होता है। और जो आपके शेयर होल्डर है अलोंग विद आपके स्टेक होल्डर है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है या उनके जो प्रोटेक्शन का काम है कहीं ना कहीं वो कौन करता है माय डियर फ्रेंड्स? वो आपका बोर्ड करता है। और जितने भी लीगल और एथिकल कंप्लायंसेज है उन सबको एंश्योर करने का काम किसका होता है? ये भी आपके बोर्ड का होता है। तो इतनी सारी चीजें जब एक बोर्ड से स्टार्ट हो रही है तो क्या हम उसको एपिसेंटर नहीं कह सकते हैं गवर्नेंस का? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जेन्युइनली इसको क्या बोल सकते हैं? इट्स द एपिसेंटर ऑफ द गवर्नेंस। समझ में आया? तो 2 बातें मैंने आप सभी के साथ की। पहली बात मैंने की कि सर यहां पे देखिए जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो केवल एक सेंट्रल अथॉरिटी के अराउंड रिवॉल्व होता है। उस सेंट्रल अथॉरिटी का नाम क्या है? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर है। और किसी भी कंपनी में बोर्ड उस कंपनी के ब्रेन की तरह है, काम करता है, आपका कंसाइंस की तरह काम करता है, अलोंग विद द कंट्रोलिंग बॉडी की तरह काम करता है। और हमने समझा इफेक्टिव जो आपका बोर्ड है और वेल कंट्रोलिंग बोर्ड या वेल फंक्शनिंग बोर्ड के बिना याद रखिएगा जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो प्रैक्टिसेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और यहां पर मैंने आपको एपिसेंटर के मीनिंग को समझाया और एपिसेंटर क्यों बोला जा रहा है बोर्ड को और बोर्ड कमिटीज को, इसका मैंने एक आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी हो जाए। इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे पॉइंट है जिनको हम लोग डेफिनेटली यहां पे लिख के आ सकते हैं अपने विवेक के हिसाब से, अपने इल्म, अपने ज्ञान, नॉलेज, विजडम के हिसाब से। आप लोग बड़े प्यार से अगर आपको लगता है कुछ अलाइन होते पॉइंट है तो उनको भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इतनी बातें भी अगर आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों का ताल्लुकात किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो आंसर है ये रेलिवेंट रहता है। और इससे ज्यादा कुछ आपको ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जो पूछा गया है उसका आंसर हमने दे दिया है। टू द पॉइंट बातें होती है। हम कॉलेज के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हम बोर्ड्स के अंदर नहीं बैठे हैं, तो हमें थोड़ा सा रेशनली सोचना पड़ेगा। ठीक है? तो इस चीज को माय डियर फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ लेना है और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। 2 टॉपिक आपको क्लियर हो गए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो रोल ऑफ द बोर्ड इन द गवर्नेंस फ्रेमवर्क, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों से पूछा जाए जो आपका बोर्ड है उस बोर्ड का अपना रोल क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अपना रोल क्या होता है गवर्नेंस के फ्रेमवर्क के अंदर, अब ये आपको समझाना है। तो बहुत बेसिक लेवल पे आप लोग ये समझ सकते हैं जो आपका बोर्ड है वो पुल की तरह काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। एक साइड में आपका मालिक है, ओनर है, शेयर होल्डर है, एक साइड में आपके मैनेजमेंट के लोग हैं, आपका मैनेजर है। दोनों के बीच में
चीजों का कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होता है? बोर्ड और बोर्ड कमेटीज की वजह से होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि अगर आप लोग रोल ऑफ बोर्ड की बात करते हैं तो रोल ऑफ बोर्ड क्या रहता है? इट्स एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द ओनर एंड द मैनेजमेंट, या फिर आप लोग कह सकते हो शेयर होल्डर एंड द मैनेजर के बीच में जो ब्रिज का काम करता है ना, उसको क्या बोलते हो आप लोग? उसको आप लोग बोलते हो दैट इज द बोर्ड। समझ में आया? तो आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो, बोर्ड एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द, किन किन के बीच में काम करता है? ओनर्स, जिसको आप लोग शेयर होल्डर्स बोलते हो, और दूसरा क्या हो जाएगा? मैनेजर, जिसको आप लोग क्या कहते हो? एग्जीक्यूटिव कहते हो। इन दोनों के बीच में किसकी तरह काम करता है? आपका बोर्ड ब्रिज की तरह काम करता है। ये आपका अपना इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, किसको लेकर के? बोर्ड को लेकर के। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये आपका एंश्योर करता है, अगर आपके पास एक इफेक्टिव, ध्यान रखिएगा हम किस बोर्ड की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था, एक आपका पहला बोर्ड कैसा होना चाहिए? आपका इफेक्टिव होना चाहिए, प्लस में कैसा हो? वेल फंक्शनिंग हो। याद रखिएगा क्या बताया था मैंने? आपका वेल फंक्शनिंग आपका बोर्ड होना चाहिए। अगर आपका ऐसा बोर्ड है तो डेफिनेटली ये एंश्योर करता है मैनेजमेंट वर्क्स इन ए कंपनी बेस्ट इंटरेस्ट। समझ में आया? जो आपका मैनेजमेंट है किसी भी कंपनी के अंदर, वो बेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से काम करे, एंड रिसोर्सेज आर यूज एफिशिएंटली, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो, रिस्क कंट्रोल हो जाए, एंड आप लोग कह सकते हो ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन, जो भी आपकी पारदर्शिता है वो क्या रहे? मेंटेन रहे। ये तमाम किसकी जिम्मेदारियां होती हैं? किसकी अकाउंटेबिलिटी होती है? ये तमाम जिम्मेदारियां आपके बोर्ड की होती है। समझ में आया? तो बोर्ड आपके ओनर और जो आपका एग्जीक्यूटिव या मैनेजर है, उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। अगर आपकी कंपनी के अंदर एक वेल फंक्शनिंग और आप कह सकते हो इफेक्टिव बोर्ड है, तो आप लोग ये कह सकते हैं मैनेजमेंट वर्क करता है कंपनी के अंदर बेस्ट इंटरेस्ट में, रिसोर्सेज यूज्ड हो एफिशिएंटली, इसको भी इंश्योर करता है, रिस्क कंट्रोल में रहे, इसको भी इंश्योर करता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, इस चीज को भी क्या करता है? ये इंश्योर करता है। ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिक है, छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, और यही चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में अक्सर आपसे पूछी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं व्हाई बोर्ड कमिटीज आर नेसेसरी। सबसे पहली बात आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए, सर आप बार बार एक डेफिनेशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? बोर्ड। क्या कह रहे हैं आप लोग? बोर्ड। ठीक है ना? लेकिन अभी हमने समझा कि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म है बोर्ड के साथ, एक क्या है आपका? बोर्ड का कमिटीज है। याद रखिएगा क्या है आपका? बोर्ड का कमिटीज है। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बोर्ड कमिटीज का मीनिंग क्या है? अगर आप लोग देखेंगे तो बोर्ड अपने आप में क्या होता है? एक सिंगल टर्म है। अगर बोर्ड कमिटीज की बात करते हो तो अलग अलग, जब आप लोग मल्टीपल बोर्ड्स को कलेक्टिवली क्या बोल देते हो आप लोग? बोर्ड कमिटीज बोल देते हो। आगे मैं इसका डेफिनेशन भी आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो बोर्ड का जो आप मल्टीपल बोर्ड जब कलेक्टिवली आप लोग बोलते हो तो उनको क्या बोल देते हो? बोर्ड कमिटीज बोल देते हो। और पहले क्या होता था, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता था। डेट्स व्हाई वहां पे केवल एक बोर्ड भी होता था ना मैनेजमेंट के अंदर, तो काम चल जाता था। लेकिन आज के टाइम पे वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, दिस इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी कंपनीज हैं उन सब कंपनीज के अंदर, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और पेचीदा हो चुका है, जिसकी वजह से केवल एक बोर्ड से काम चलने वाला नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव अ नीड द मल्टीपल बोर्ड्स इन द डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट और स्पेशलाइजेशन। दैट्स व्हाई हम लोग यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? बोर्ड कमिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मॉडर्न जो कंपनीज है वो कैसी होती जा रही है? कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। और अगर आप लोग वन बोर्ड की बात करते हैं तो आपका अकेला बोर्ड हर चीज को स्पेशलाइज्ड फंक्शन और एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर सकता है। तो बोर्ड्स ने क्रिएट किया है कमिटीज ऑफ द डायरेक्टर। क्लियर है? क्या किया है? कमिटीज ऑफ डायरेक्टर को क्या किया है? एक तरीके से क्रिएट किया है, जिसकी वजह से हमें फोकस इंप्रूवमेंट में हेल्प मिलती है। आप लोग कह सकते हो एक्सपर्टीज इंक्रीज होती है, स्ट्रेंथन होता है इंटरनल कंट्रोल, एंड एंश्योर होती है ट्रांसपेरेंसी। ये कुछ फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ऑब्वियस है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा अगर आप लोग इन पे नजर डालेंगे तो बड़े प्यार से आप लोग इसको समझ पाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी कमिटीज ऑफ डायरेक्टर की बात करते हो या जितनी भी ये कमिटीज हैं, ये अलग अलग एरियाज के अंदर, एरियाज की मैं बात करता हूं, क्रिटिकल एरिया, सिंपल एरिया की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग क्रिटिकल एरियाज की बात कर रहे हैं। इनमें क्रिटिकल जितने भी एरियाज हैं उनमें ये क्या करती हैं? अच्छी तरह से डील करती है। जैसे अगर आप लोग फिनेंस एंड ऑडिट की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छे से डील करती हैं। अपॉइंटमेंट और पे की बात करते हैं तो अच्छे से डील करती हैं। शेयर होल्डर इश्यूज से जुड़े हुए तमाम मामलों को अच्छे से डील करती हैं। एंड रिस्क मैनेजमेंट में काफी हद तक आपकी मदद करती हैं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ख्याल रखना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और आपको एग्जामिनेशन के अंदर इन तमाम चीजों को मेंशन करके आना है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द बोर्ड कमिटीज इन द गवर्नेंस। बोर्ड कमिटीज के अंदर गवर्नेंस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियस सी बात है, जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, जब किसी को भी पावर मिलती है तो कहीं ना कहीं मिसयूज होने का भी एक डर होता है, एक आप लोग कह सकते हो भय होता है, या मैं कह सकता हूं कि आप लोग फियर बोल सकते हो होता है, ठीक है ना। वैसे तो फियर अपने आप में फॉल्स एविडेंस अपीयर इन रियल, यानी कि वैसा कुछ होता है। बहरहाल इन बातों पर नहीं जाते, सीधा सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है मिसयूज ऑफ पावर को। कौन, आप लोग याद रखिएगा, इंपोर्टेंस ऑफ बोर्ड कमेटी की बात हो रही है, तो बोर्ड कमेटीज क्या करती हैं, मिसयूज ऑफ पावर को रिड्यूस करती हैं, इंप्रूव करती है डिसीजन क्वालिटी को, ये भी काफी अहम बात है। ये इनहांस करती है कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी को, और ये एंश्योर करती हैं रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को, और ये प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को। दे एक्ट एज ए वॉच हो डॉग ऑफ द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। ये काफी अहम बात रहने वाली है, समझ में आया। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको आपको अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आना है, अपने दिमाग के अंदर डाल लेना है, अपने जहन के अंदर बसा लेना है कि अगर आप लोग इंपोर्टेंस ऑफ बोर्ड कमिटीज की बात करते हैं तो ये तमाम चीजें इंपोर्टेंस के अंदर इंक्लूड की जाती है। क्या क्या, रिड्यूस द misuse of the power, improve the decision quality, enhance the corporate accountability, ensure the regulatory compliances and protect investor confidence। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना, ठीक है। अब इससे आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा आपके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी, वो चर्चा आपके कंपनीज एक्ट 2013 से अलाइन होती रहेगी, क्योंकि अगला जो टॉपिक आने वाला है ना, दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बोर्ड को पढ़ेंगे, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को पढ़ेंगे, ताकि हमें क्लैरिटी हो। और यहाँ पे अलग अलग प्रोविजंस है कि भाई जब बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, उनको अपॉइंटमेंट करने का तरीका क्या है, और एग्जैक्टली उनको उनके रिमूवल का प्रोसेस क्या होता है। ये तमाम चीजों पर हम लोग काफी डिटेल में जाकर के चर्चा करने वाले हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम लोग लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं, और काफी हद तक इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन के अंदर सवालात रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना रहती है। तो आप लोग मेक श्योर करके इस टॉपिक को किसी भी कीमत पे तैयार करके जरूर जाइएगा। बहरहाल ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं, तो जब भी आप लोग फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं ना, तो गवर्न होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये काफी अहम, जरूरी और इंपॉर्टेंट जानकारी माय डियर फ्रेंड्स आप सभी के लिए रहने वाली है। अच्छा, यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 की तो हम लोग चर्चा करते ही हैं, इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है सीबी रेगुलेशन की, यानी कि जब भी आप लोग फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं तो ये आपका कंपनीज एक्ट 2013 के अलोंग विद आप लोग कह सकते हैं सीबी रेगुलेशन के अंदर एक पर्टिकुलर लिस्टेड कंपनी में ये रेगुलेट होता है। इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का अगर आप लोग लीगल प्रोविजन की बात करते हैं तो ये चीज इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे, अच्छा शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करके रखे, और मैनेजमेंट का एक प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, सर जब भी आप लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, और इंडिया के अंदर अगर आप लोग फंक्शंस ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं तो इज गवर्नड मेनली बाय द कंपनीज एक्ट 2013। इसको कौन गवर्न करता है? कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करती है अलोंग विद सीबी रेगुलेशन। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके साथ? सीबी रेगुलेशन के साथ फॉर द लिस्टेड कंपनी। कोई भी अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो उस लिस्टेड कंपनी के अंदर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की फंक्शनिंग गवर्न होती है बाय द कंपनीज एक्ट 2013 अलोंग विद द सीबी रेगुलेशन। ठीक है, इस बात को आपको अपने ख्याल और जहन में रखना है। और मैंने साथ साथ बताया दीज लीगल प्रोविजन एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द शेयर होल्डर एंड द प्रॉपर कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी जानकारी मैंने आप सभी के साथ साझा की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे बनता है ना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। अगर आप लोग बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं तो यहां पे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की अपनी क्या डेफिनेशन होती है? तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर अपने आप में कलेक्टिव बॉडी होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्या होता है? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर इज द कलेक्टिव बॉडी ऑफ ए इंडिविजुअल। याद रखिएगा, किसकी कलेक्टिव बॉडी होती है? इंडिविजुअल की, जिसको इलेक्ट किया जाता है बाय द शेयर होल्डर। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप लोग बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं तो ये कौन इलेक्ट करता है? आपके शेयर होल्डर सिलेक्ट करते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है मैनेज
करना, along with कंट्रोल करना एंड डायरेक्ट करना अफेयर्स ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू द लॉ। समझ में आया? दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि सर जब भी आप लोग मीनिंग की बात करते हैं और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के मीनिंग की बात करते हैं तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स इज ए कलेक्टिव बॉडी ऑफ ए इंडिविजुअल इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर टू मैनेज कंट्रोल एंड द डायरेक्ट अफेयर्स ऑफ ए कंपनी अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो भी आपके लॉ बने हुए हैं, जो भी आपके कानून हैं, उनके हिसाब से कंपनी को क्या करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना एंड डायरेक्ट करना, ये किसका काम होता है? ये आपके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का काम होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या पढ़ा? हमने दो बातें पढ़ी हैं। सर जब भी आप लोग फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की बात करेंगे तो फंक्शनिंग कौन गवर्न करेगा अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 अलोंग विद द सीबी रेगुलेशन किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए। और हमने देखा इसकी अपनी एक छोटी सी डेफिनेशन निकल के आती है जिसको आपको मेमोराइज करना है, याद करना है। अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी कि सर हम लोग यहां पे कंपोजिशन ऑफ बोर्ड की बात करेंगे। जब भी आप लोग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड की बात करते हैं तो जैसे आपका लिस्टेड कंपनी हो गया है, आप लोग कह सकते हैं पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी, तीन तरीके की कंपनी मेजरली हम लोग यहां पे डिस्कशन करते हैं। तो जब भी आप लोग डायरेक्टर्स की बात करते हैं ना तो डायरेक्टर्स का एक मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट आपको पता होना चाहिए। माने जैसे अगर आप लोग 1% कंपनी की बात करते हैं तो 1% कंपनी के अंदर मिनिमम कितने डायरेक्ट हो सकते हैं? एक डायरेक्टर हो सकता है। ऐसे ही अगर आप लोग पब्लिक कंपनी की बात कर सकते हैं तो पब्लिक कंपनी अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो घाट से घाट कम से कम मिनिमम आपके पास 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और अगर आप लोग प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो हमें कितने डायरेक्टर्स की जरूरत होती है? 2 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। ये आप लोगों ने अपने पहले सेमेस्टर के दरमियान कंपनी लॉ के अंदर, या आप लोग कहेंगे बिजनेस लॉ के अंदर भी चीजें पढ़ी होंगी। बहरहाल यहां पे आपको समझ में आया, मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर के अंदर पब्लिक कंपनी के अंदर 3, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2, ओपीसी के अंदर आपको कितने चाहिए? 1 आपके डायरेक्टर की जरूरत होती है। और अगर आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं तो याद रखिएगा मैक्सिमम हमें 15 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। और 15 डायरेक्टर से अगर आप लोग इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ना हम वहां पे डायरेक्टर्स के नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आया? यानी आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग कह सकते हैं जो आपका मैक्सिमम डेटा कितने डायरेक्टर्स तक अलाउ करता है आपके जो जर्नल सेंस में 15 डायरेक्टर तक से। और अगर आप लोग 15 से ऊपर उठाना चाहते हैं तो यू हैव अ नीड टू पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर आप लोग इंक्रीज करना चाहते हैं किनको? डायरेक्टर्स को। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अलोंग विद ये ध्यान दीजिएगा रेजिडेंशियल डायरेक्टर या फिर आप लोग कह सकते हैं रेजिडेंट डायरेक्टर। रेजिडेंशियल डायरेक्शन का मतलब ये आपका इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पे रेजिडेंट की बात हो रही है। एटलीस्ट डायरेक्टर मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर 180 डेज, 182 डेज, ठीक है ना, और मोर इन द फाइनेंशियल ईयर। जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके दरमियान आपका जो आपका एक डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हिंदुस्तान के अंदर 182 दिन या उससे ज्यादा रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप सभी के साथ साझा की। पहली बात क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे 3 कैटेगरिया है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी। पब्लिक कंपनी के अंदर आपको 3 चाहिए डायरेक्टर कम से कम, प्राइवेट के अंदर 2 चाहिए, 1% कंपनी के अंदर आपको 1 चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम नंबर यहाँ पे जर्नल सेंस में 15 होता है। इंक्रीज करना चाहते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। और रेजिडेंट डायरेक्टर्स का मतलब है एटलीस्ट 1 डायरेक्टर मस्ट इन इंडिया फॉर मोर देन लेस, या कह सकते हैं मोर देन इक्वल टू 180 डेज और मोर इन द फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काफी कंपनीज के अंदर कंपलसरी होता है वुमेन डायरेक्टर्स। वुमेन डायरेक्टर्स कहाँ पे कंपलसरी है? याद रखिएगा, अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है, ये आपको काफी अहम जानकारी दे रहा हूं मैं। अगर आपकी कंपनी कैसी है? लिस्टेड कंपनी है। और अगर आपकी लार्ज पब्लिक कंपनी है, याद रखिएगा आपकी कौन सी कंपनी है? आपकी लार्ज पब्लिक कंपनी है। तो इस केस में माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग कह सकते हैं यू हैव अ नीड एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनी हो गया, एक लार्ज पब्लिक कंपनी के अंदर आपको 1 वुमेन डायरेक्टर चाहिए। इसका पर्पस क्या होता है? देखिए जेंडर डाइवर्सिटी एंड बेटर गवर्नेंस के लिए। एक तो जेंडर डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, ठीक है ना, और एक आपका गवर्नेंस, इन 2 फैक्टर के लिए हमें एक वुमेन डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। देखिए कैसे कैसे लेक्चर चल रहा है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने अगेन बताया बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, जब आप लोग उसकी फंक्शनलिटी की बात करते हैं तो गवर्न किया जाता है बाय द कंपनीज एक्ट अलोंग
अलोंग विद द सीबी रेगुलेशन, और इसके लीगल प्रोविजन इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द शेयर होल्डर एंड द प्रॉपर कंट्रोल ओवर द कंपनीज मैनेजमेंट। और इसके बाद हमने देखा इसके मीनिंग की। अगर आप लोग बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के मीनिंग की बात करते हैं तो इट इज ए कलेक्टिव बॉडी ऑफ ए इंडिविजुअल इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर टू मैनेज कंट्रोल एंड द डायरेक्ट अफेयर्स ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू द लॉज। ये बात हमने क्लियर की। अब इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ा, रेजिडेंट डायरेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा, वुमेन डायरेक्टर हम लोगों ने पढ़ा। और अगर आप लोग थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कैसे होता है। देखिए अगर आप लोग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले जीएम जर्नल मीटिंग के थ्रू भी आप लोग अपॉइंट कर सकते हो। और जर्नल मीटिंग के अंदर कौन अपॉइंट कर सकता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है जर्नल मीटिंग के अंदर तो कौन कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपकी कैजुअल वैकेंसी होती है, आप लोग क्या कह सकते हो, आपके पास क्या होती है, आपके पास कैजुअल वैकेंसी होती है। और कैजुअल वैकेंसी के अंदर आप लोग आमूमन तौर पे डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो केस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है ना, स्पेशल केस के अंदर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, आपको उनके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही लिख के आना, स्पेशल केसेस के अंदर गवर्नमेंट भी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। तो तीनों केस मैंने सामने लिखे हुए हैं, यानी कि डायरेक्टर्स में बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स इन द जर्नल मीटिंग, बोर्ड्स इन कैजुअल वैकेशन, गवर्नमेंट इन द स्पेशल केसेस। ठीक है, तो जब भी आप लोग बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की बात करेंगे तो यू हैव अ नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे तीन सिचुएशन है जहां पे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। और यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो जो ये आप बेसिकली अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, ये अपॉइंटमेंट के अंदर चार तरीके के डायरेक्टर्स आपके इंक्लूड किए गए हैं, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट और एडिशनल। समझ में आया, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट और एडिशनल, ये चार तरीके के डायरेक्टर हैं जिनको यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है बाय द थ्री मेन सिचुएशंस, कैजुअल वैकेंसी के अंदर बोर्ड, और दूसरा क्या हो सकता है, गवर्नमेंट स्पेशल केसेस के अंदर, और जर्नल मीटिंग के थ्रू कोई भी शेयर होल्डर आपके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो बेसिक बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार गो थ्रू कीजिएगा तो आपको काफी हद तक चीजें समझ में आएंगी। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि आपको वो पर्टिकुलर सिचुएशंस बतानी है जहां पे एक आपका बोर्ड डायरेक्टर है, एक पर्सन है, वो बोर्ड डायरेक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, माने एक क्वालिफिकेशन है, एक डिसक्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, सर हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन एंड द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए, ए पर्सन कैन नॉट बिकम ए डायरेक्टर इफ इट इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। अगर आपका जो डायरेक्टर है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो आपका क्या होगा, वो पर्सन डायरेक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर आपका पर्सन किसी सीरियस ऑफेंस में, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कन्विक्टेड है, अगर आपका पर्सन किसी सीरियस ऑफेंस में क्या है, कन्विक्टेड है, तो वो आपका डायरेक्टर नहीं बन सकता है। अगर किसी पर्सन ने नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल्स किया है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। और अगर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया है बाय द लॉ, याद रखिएगा, अ पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, तो वो क्या नहीं बन सकता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका डायरेक्टर नहीं बन सकता है। बाकी सब सिचुएशन में लोग क्या बन जाते हैं, डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए डायरेक्टर, 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, आई होप की चीजें यहां तक क्लियर रही होंगी। इसके अलावा एक सवाल यह भी पूछा जाता है, डायरेक्टर के पास क्या क्या पावर होती है सर, यानी कि डायरेक्टर क्या क्या कर सकता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बोर्ड जो होता है ना, बोर्ड यानी डायरेक्टर का मतलब बोर्ड हैज अ लीगल पावर टू इशू द शेयर, कंपनी के शेयर्स को इशू करना, पैसा उधार लेना, इन्वेस्ट करना फंड को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूवल देना, अपॉइंट की मैनेजरल पर्सन, जो भी आपका की मैनेजरल पर्सन, डिक्लेयर डिविडेंड, किसको डिक्लेयर करना, डिविडेंड को डिक्लेयर करना। ये तमाम पावर्स किसके पास होती हैं, बोर्ड या बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के पास होती है। ठीक है, सम पावर नीड शेयर होल्डर अप्रूवल, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ ऐसी पावर भी होती है जहां पे अकेला वो डिसीजन नहीं ले सकता है, उसको क्या होती है, उसको आपके जो शेयर होल्डर है उनकी अप्रूवल की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप लोग देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट मैंने चीजों को सिंपल वे में आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, क्योंकि ये आपका सिंपल चीजें हैं, यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा इतना सोचने समझने और अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं, बेसिक
बेसिक बातें हैं, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड वे में मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, ताकि एक बार लेक्चर देखें, एक बार नोट करें तो आपका काम बन जाए, फिर आप एक बार रिवीजन करेंगे तो चीजें आपके दिमाग के अंदर माय डियर फ्रेंड्स रिटेन हो सकती है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एंड पावर के बाद जो सबसे जरूरी बात आपको जाननी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, दैट इज अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। जब भी आप लोग बोर्ड की मीटिंग की बात करते हैं तो कितनी मीटिंग होनी चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जरूरी बात है। सबसे पहले याद रखिएगा, एक साल के दरमियान हमें कितनी मीटिंग्स की जरूरत होती है, कम से कम 4, ज्यादा हो सकती हैं, कम से कम 4 होनी चाहिए, और 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। 120 दिन से ज्यादा का गैप हो गया तो उस केस में चीजें पेचीदा हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। मिनिमम कम से कम 4 मीटिंग ज्यादा हो सकती हैं, 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन का गैप हमें चाहिए। अब यहां पे रखिएगा, प्रॉपर नोटिस और एजेंडा रिक्वायर्ड होता है जब भी कोई मीटिंग होगी। ठीक है, जब भी कोई मीटिंग होगी तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, प्रॉपर नोटिस पास करना है और एजेंडा क्लियर करना है कि जो मीटिंग है ये किस प्रोस्पेक्टिव से, किस एम को ध्यान में रख के बुलाई गई है। उसके बाद क्वारम कंपलसरी आप ध्यान रखिएगा, एंड पर्पस अगर आप लोग बात करते हैं रेगुलर सुपरविजन कंपनी का होता रहे, इसका ये पर्पस होता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक बात है, समझ में आया कि नहीं आया। 4 मीटिंग कम से कम, 120 दिन का गैप हर 2 मीटिंग के अंदर, और याद रखिएगा प्रॉपर नोटिस होना चाहिए, प्रॉपर एजेंडा क्लियर होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो आपके मीटिंग ऑफ द बोर्ड से जुड़ी हुई है। इसके अलावा एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है, लास्ट एंड फाइनल, सर कैसे रिमूव किया जा सकता है या आप रिजाइन कर सकता है डायरेक्टर। भाई एक तो हम लोग खुद अपनी तरफ से, जैसे शेयर होल्डर है वो रिमूव करें, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई लीगल नोटिस आए, या वो खुद भी रिजाइन कर सकता है। इस बात को आपको अपने ख्याल में रखना। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं तो डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड बाय द शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर रिमूव करता है तो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत होती है, या कोर्ट रिमूव कर सकता है, या फिर आप लोग कह सकते हो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। और डायरेक्टर खुद भी क्या कर सकता है, एक रिटर्न नोटिस देके रेजिग्नेशन दे सकता है, रिजाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो किससे जुड़ी हुई थी, बोर्ड से जुड़ी हुई थी, बोर्ड मीटिंग से जुड़ी हुई थी, या बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर से जुड़ी हुई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक आपको क्लियर रही होंगी। आज की क्लास से एक क्वेश्चन 101% आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। इसका मतलब आज की क्लास आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरूरी और अहम रहने वाली है। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए हम बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं आज की क्लास का एजेंडा क्या रहेगा। देखिए, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को पढ़ा है। अभी तक आप सभी ने बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को काफी डिटेल में, गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड किया। आज की क्लास का एजेंडा रहेगा, आप लोग समझने वाले हो बोर्ड कमेटीज का अपना मीनिंग क्या होता है, बोर्ड कमेटीज की जरूरत क्यों होती है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। और जब आप एक बार बोर्ड कमेटीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बोर्ड कमेटीज को आप लोग क्लासिफाई करते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक मैंडेटरी कैटेगरी बन जाता है, एक नॉन मैंडेटरी कैटेगरी बन जाता है। मैंडेटरी कैटेगरी के अंदर आप 4 टाइप की बोर्ड कमेटीज के बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, और इन 4 तरीके की बोर्ड कमेटीज से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में बात कर लेते हैं बोर्ड कमेटीज को लेकर के। देखिए, जब भी आप लोग बात करते हैं बोर्ड कमेटीज की, तो बोर्ड कमेटीज का मतलब क्या होता है, जो आपका बोर्ड होता है या बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होता है किसी भी कंपनी के अंदर, तो उसका एक सब पार्ट होता है, उसी का एक छोटा हिस्सा होता है। कुछ ऐसी कमेटीज होती हैं जिनको एक पर्टिकुलर टास्क को या किसी एक एक्सपर्ट थिंग को एडॉप्ट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए आप लोग बोर्ड कमेटीज का निर्माण करते हैं। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं बोर्ड कमेटीज सब स्पेशलाइज्ड ग्रुप होते हैं। याद रखिएगा, बोर्ड कमेटीज अपने आप में क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सब ग्रुप होते हैं। समझ में आया, ग्रुप के भी छोटे हिस्से होते हैं ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। समझ में आया, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर है वो तमाम चीजों को हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज हम 21st सेंचुरी के अंदर है। दिस इज द एज ऑफ रिवोल्यूशन आप लोग बोल सकते हैं, एज ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं। वी आर इन द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसका मतलब किसी भी कंपनी के अंदर केवल बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर है ना, तमाम चीजों को मैनेज नहीं कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर चीज को मास्टर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड सब ग्रुप ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बना देते हैं,
हैं, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, इसको आप लोग बोर्ड कमेटीज के नाम से जानते हो। समझ में आया? और जितनी भी बोर्ड कमेटीज है इनका निर्माण एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को असिस्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि हम लोग इफेक्टिवनेस लेके आ सके अपने डिसीजन मेकिंग में। समझ में आया? तो बहुत बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको प्रोवाइड की। बोर्ड कमेटीज आर द स्पेशलाइज्ड सब ग्रुप ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर formed to handle specific responsibility and assist the board in effective decision making। समझ में आया? बोर्ड को असिस्ट करना किसमें? इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये भी आपकी बोर्ड कमेटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी भी बोर्ड कमेटीज बनाई जाती हैं ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्पेशलाइज्ड टॉपिक को मास्टरी करने के लिए बनाई जाती है। या आप लोग कह सकते हैं ये जो आपकी कमेटीज है, यानी ये जितनी भी आपकी बोर्ड कमेटीज हैं, ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर फोकस करती हैं। जैसे केवल आपकी ऑडिट से रिलेटेड कमेटी होगी, रेम्यूनरेशन से रिलेटेड कमेटी हो गई, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कमेटी हो गई, या फिर आप लोग कह सकते हो स्टेक होल्डर प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपकी कोई भी कमेटी होगी। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है, जितनी भी बोर्ड या आपका बोर्ड कमेटीज बनाई जाती है, बोर्ड कमेटीज एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड रहती है और इनका काम स्टेक होल्डर को प्रोटेक्शन देना भी होता है, और साथ साथ ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, एंश्योर करना, अलोंग विद अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करना, एंड एक गुड गवर्नेंस को एंश्योर करने का काम भी किसका होता है? बोर्ड कमेटीज का होता है। ठीक है? तो बोर्ड कमेटीज आप लोग मोटा मोटा ये समझ लीजिए, जो आपका बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होता है, बीओडी होता है, उसी का ही एक सब ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग क्या कह सकते हैं? सर ये क्या होता है? इसी का एक सब ग्रुप होता है, लेकिन ये जो सब ग्रुप है ना, ये स्पेशलाइज्ड होता है। क्या होता है? ये आपका स्पेशलाइज्ड होता है एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, चाहे वो आपका ऑडिट का हो, फिनांस का हो, रेम्यूनरेशन का हो, रिस्क मैनेजमेंट का हो। ये तमाम चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बोर्ड कमेटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक और चीज आपको अपने ख्याल जहन में रखनी है, अगर आप लोग इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, अगर आप लोग बोर्ड कमेटीज को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो दो बड़े नाम आते हैं। यहाँ पे आप कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं, इसके प्रोविजन दिए हुए हैं। अलॉन्ग विद आप लोग सीबी की बात करते हैं, सीबी रेगुलेशन इशूड बाय द सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया। इन दोनों के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे किसी भी कमेटी को, बोर्ड कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसका निर्माण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसका निर्माण किया जा सकता है। समझ में आया? तो ये एक बेसिक बात है जिसको आपको समझना है। तो बोर्ड कमेटीज आप ये समझ सकते हैं, बीओडी का ही एक सब ग्रुप होता है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड होता है स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर, और इसका काम 100% ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर प्रोटेक्शन एंश्योर करना होता है। समझ में आया? और इसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए प्रोविजन दिए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, अंडर एंड आप लोग किसकी कह सकते हैं? सीबी रेगुलेशन की बात कर सकते हैं। तो यहां से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है? तो इट्स अ बेसिक, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है जो आपको अपने जहन में रखनी है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है ना, दैट इज द फीचर्स। माने अब ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप लोग पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बोर्ड कमेटीज की डेफिनेशन को लेकर के हमें ज्यादा क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं यहां पर, सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं? सर सबसे पहले हम लोग ये कहते हैं, सर जब भी हम लोग बोर्ड कमेटीज को लेकर के चर्चा करते हैं ना, तो बोर्ड कमेटीज आर द सब कमिटी ऑफ द बोर्ड। समझ में आया? बोर्ड की ही सब कमेटी होती है, सब ग्रुप होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मेंशन है। दे आर फॉर्म्ड बाय द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। इनको कौन फॉर्म करता है? ये मैं बता चुका हूं, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर फॉर्म करते हैं। एंड ध्यान रखिएगा, ड्राइव की जाती है अथॉरिटी फ्रॉम द बोर्ड। ये जो आपका अथॉरिटी ड्राइव किया जाता है, ये किससे किया जाता है? बोर्ड से किया जाता है। ठीक है? इस बात को आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना है। सेकंड, अगर आप लोग बात करते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन की, किसकी बात करते हैं? स्पेशलाइज्ड फंक्शन की। तो स्पेशलाइज्ड फंक्शन के अंदर आपको ध्यान देना है, ईच कमेटी फोकस ऑन द स्पेसिफिक एरिया। ये किसके ऊपर फोकस करती है? एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर फोकस करती है। जैसे ऑडिट का एरिया हो गया, नॉमिनेशन का एरिया होगा, रेम्यूनरेशन का एरिया होगा, सीएसआर का एरिया होगा,
गया, रिस्क मैनेजमेंट का एरिया हो गया। माने यहाँ पे जितनी भी आप लोग बोर्ड कमेटीज बनाते हैं, उन बोर्ड कमेटीज का एक ऑब्जेक्टिव रहता है। ऐसा नहीं है वो मल्टीटास्किंग या मल्टी फंक्शनिंग करेंगे, नहीं, वो केवल एक टारगेट, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक्सपर्टीज रखेंगे और उसी को हैंडल करेंगे। जैसे रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इनका केवल और केवल डिपार्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन से जुड़ा रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट से जुड़े हुए मामलों को निपटाने का काम इस पर्टिकुलर कमेटी का रहेगा। अगर आप लोगों ने रेमुनेशन कमेटी बना दिया है तो उसका काम केवल और केवल सैलरी, कमीशन, इन तमाम चीजों से जुड़ा हुआ रहेगा। अगर आपने ऑडिट का कोई कमेटी बनाया है तो 100% वो ऑडिट से जुड़े हुए सारे मामलों की जानकारी को हैंडल करेंगे। समझ में आया? तो याद रखिएगा ये जो कमेटी है ना, ये जो कमेटी है, ये सब कमेटी जो बोर्ड होती है, अलॉन्ग विद इनका फंक्शन कैसा होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, और इनकी जो कंपोजिशन है वो डिफाइन की गई है। यानी कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, क्या क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, ये तमाम चीजें कहां पे मेंशन की गई है, ये कहीं ना कहीं आपके कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अंदर मेंशन की गई है। इसको भी याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 की आप लोग बात करते हैं। यहाँ पे काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी पॉइंट हो जाता है, दैट इज द डेलीगेटेड अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है? द बोर्ड डेलीगेट सर्टेन पावर। ध्यान रखिएगा, बोर्ड क्या करता है? कुछ सर्टेन पावर है जिनको डेलीगेट कर देता है टू द कमेटी, जो भी कमेटी उसने बनाई है, किसके लिए? एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। समझ में आया? तो यहाँ पे जो भी कमेटीज बनती है उनके पास जो पावर होती है वो पावर डेलीगेट की जाती है बाय द बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप लोग जो भी बोलना चाहिए। समझ में आया? तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर को, अपनी जो अथॉरिटी है या पावर है उसको क्या करते हैं? डेलीगेट कर देते हैं उन कमेटीज को लेकर के, और वो कमेटीज ताकि एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ अपने काम को अंजाम दे सके। और अगर आप लोग आगे बात करते हैं, ये तो मैं बता ही चुका हूं डेलीगेटेड अथॉरिटी है, बहरहाल इस पर चर्चा नहीं करते हैं। ये देखिए एडवाइजरी एंड द सुपरवाइजरी रोल होता है, माने इन कमेटीज के अंदर रिव्यू का काम भी होता है, ठीक है ना? ये मॉनिटर भी करती हैं, ये रिकमेंडेड एक्शन टू द बोर्ड, बोर्ड को कुछ एक्शंस को भी रिकमेंड करती है कि फलाने एक्शन है जो हमें लेने चाहिए हमारी स्पेशलाइजेशन के अंदर, ताकि हम लोग एक और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा सके। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो दैट इज द अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कमिटीज आर अकाउंटेबल टू द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, अब जब इनका निर्माण किया गया है तो अकाउंटेबिलिटी की भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? इन्हीं कमिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और मैंने बताया मैंडेटरी भी आपकी होती है और वॉलंटरी नेचर भी होता है। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे, मैंडेटरी के अंदर ऑडिट कमेटी आ गया, एनआरसी कमेटी आ गया, सीएसआर कमेटी आ गया और एसआरसी कमेटी आ गया। टोटल 4 तरीके की कमेटी हैं, 4 टाइप की कमेटी है जो मैंडेटरी के अंदर आती है। अभी मैं आपको काफी डिटेल में समझाऊंगा और यहां से स्टार्ट मार्क कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। समझ में आया? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग जो आपका बोर्ड कमेटी है उसकी डेफिनेशन की क्लैरिटी आपको हो जाती है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है। फीचर्स को जब आप लोग पढ़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में काफी हद तक ये चीजें आपकी मदद करने वाली है, ठीक है? तो आई होप कि क्या क्या समझ में आया। हमने समझा बोर्ड कमेटीज का मीनिंग क्या होता है, हमने समझा इसकी कुछ फीचर्स क्या हैं। अब अगर आप लोग बात करते हैं कुछ फंक्शंस को चर्चा कर लेते हैं। माने अब हम किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? फंक्शन ऑफ द बोर्ड कमेटीज, माने बोर्ड कमेटीज के फंक्शन क्या क्या होते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वैसे तो आपका जो बोर्ड कमेटीज है वो अलग अलग तरीके की होती हैं, तो बोर्ड कमेटीज की नेचर के ऊपर, उसके टाइप के ऊपर उसके फंक्शन को डिसाइड किया जाता है। लेकिन तमाम जितनी भी कमेटीज है उन तमाम कमेटीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं? कुछ कॉमन बेसिकली फंक्शन को, जर्नल फंक्शन को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इंक्लूड करके चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? फाइनेंशियल ओवरसाइट का होता है, इसको एक बार नोट कीजिए। सेकंड होता है अपॉइंटमेंट एंड द रेमुनेशन का काम भी इन्हीं का होता है। आगे आप लोग किसकी कहेंगे? रिस्क मैनेजमेंट का काम भी यहाँ पे इन्हीं का फंक्शन होता है। और इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं स्टेक होल्डर के प्रोटेक्शन का काम, फंक्शन भी इन्हीं कमेटीज का होता है। सीएसआर एंड एथिकल गवर्नेंस का जो एक तरीके से फंक्शन है वो किसका होता है? इन बोर्ड कमेटीज का होता है। यानी कि बोर्ड कमेटीज की अगर आप लोग जर्नल फंक्शंस की बात करते हैं, वैसे कमेटी टू कमेटी चीजें वेरी करती हैं, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द जर्नल फंक्शन ऑफ द बोर्ड्स ऑफ कमेटी, देन आप क्या कह सकते हो? फाइनेंशियल ओवरसाइट, अपॉइंटमेंट एंड द रिमोरेशन, रिस्क मैनेजमेंट। आगे आप लोग स्टेक होल्डर प्रोटेक्शन की बात कर सकते हो, सीएसआर एंड एथिकल गवर्नेंस की बात कर सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा इनका अपना मीनिंग क्या होता है। सर जब भी आप लोग
फिनेंशियल ओवरसाइट की बात करते हैं तो इसका मतलब आपका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है ना उसको रिव्यू करने का काम इन कमेटीज का होता है, इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करने का काम इनका होता है, रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स यानी कि ऑडिटर्स के लिए जो अपॉइंटमेंट का जो रिकमेंडेशन है वो भी किनका काम होता है, इन कमेटीज का काम होता है। यानी कि मोटा मोटा हम लोग इन तीन चीजों को इंक्लूड करके चल सकते हैं। अगर आप लोग फिनेंशियल ओवरसाइट की बात करते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना, इंटरनल कंट्रोल्स को मॉनिटर करना, रिकमेंड करना अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स को, ये सब काम इन कमेटीज के होते हैं, फंक्शन इन कमेटीज के होते हैं। ऐसे ही अगर आप लोग अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो क्वालिफाइड डायरेक्टर्स को क्या करना एंड सीनियर मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना, क्या करना, आइडेंटिफाई करना, ये काम भी इन कमेटीज का होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको रिकमेंड करना रेमुनरेशन पॉलिसीज, याद रखिएगा रेमुनरेशन पॉलिसीज को रिकमेंडेशन भी इन कमेटीज का ही होता है, इनका फंक्शन होता है। और परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का काम भी इन कमेटीज का होता है। और ये तमाम पॉइंट्स किसके अंदर आते हैं, अपॉइंटमेंट एंड द रेमुनरेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जैसे बिजनेस के अंदर रिस्क को आइडेंटिफाई करना, अगर आप लोग डेवलप करना चाहते हैं रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी, तो ये सब यहाँ पे आते हैं। और मॉनिटर कंप्लायंस रिस्क। ठीक है, तो ये आपको कुछ बेसिक बातें हैं जिनका ख्याल रखना है कि सर काफी कुछ चीजें हैं दैट्स डिपेंड अपॉन कमेटी टू कमेटी, लेकिन ये आपके जर्नल फंक्शंस आप लोग इनको बोल सकते हैं। जैसे स्टेक होल्डर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एड्रेस इन्वेस्टिगेटर ग्रीवेंस, आगे एंश्योर टाइमली डिविडेंड पेमेंट और इंप्रूव करना शेयर होल्डर के कम्युनिकेशन को, तमाम चीजें यहाँ पे आ जाती है। सीएसआर एंड द एथिकल गवर्नेंस की बात करते हैं तो आपको सीएसआर पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने का काम, सीएसआर एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करने का काम, ओवरसीज करना एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड द विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म। ठीक है ना, ये तमाम चीजें किसके लिए होती हैं, ये तमाम चीजें जर्नल फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शन होते हैं जितने भी आप लोग बोर्ड कमेटीज की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक बेसिक बातें अभी तक मैंने क्या बताई है। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूं, उसका एक सिंपल सा रीजन है, ये बेसिक चीजें हैं। एक बार आप लोग लेक्चर को देख लेंगे और इस पर्टिकुलर पीपीटी के थ्रू गो थ्रू करते हैं तो बड़े प्यार से बड़े आराम से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे कुछ इतना टेक्निकल नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो केवल एक बार गो थ्रू करने से ही आपका काम बन जाने वाला है। तो बोर्ड कमेटीज को समझा, उसके जर्नल फीचर्स को समझा, उनके फंक्शंस को हम लोगों ने समझ लिया। अब मैं आपको समझाता हूं दैट इज द बोर्ड कमेटीज के कितने टाइप होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था सर जब भी आप लोग बोर्ड कमेटीज की बात करेंगे तो दो तरीके की कैटेगरी बन जाती है, एक आपकी मैंडेटरी कैटेगरी बन जाती है, एक आपकी नॉन मैंडेटरी कैटेगरी बन जाती है। इस नॉन मैंडेटरी कैटेगरी को आप लोग स्किप कर सकते हैं, यहां से ना कभी सवाल पूछा गया है ना आपके सिलेबस के अंदर इससे जुड़े हुए कोई जानकारी अवेलेबल है। आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंडेटरी कैटेगरी के अंदर हम लोग 4 कमेटीज की बात करते हैं। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑडिट कमेटी, सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज द नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी, इसका शॉर्ट एब्रिविएशन रहेगा नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी, एनआरसी से आप लोग इसको जानते हो। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, इसको आप लोग एसआरसी के नाम से जानते हो। और सीएसआर आपका हो ही गया। तो टोटल 4 तरीके की कमेटी हैं जो किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी मैंडेटरी कंडीशन में रहती है, जिनका होना लाजमी है, जरूरी है। और यहीं से सवाल पूछा जाएगा ऑडिट कमेटी। अच्छा याद रखिएगा ऑडिट कमेटी का जो एक्सप्लेनेशन है ना वो आपके सेक्शन 177 के अंदर गिवन है। ठीक है, याद रखिएगा किसके अंदर गिवन है, सेक्शन 177 के गिवन है। और ये दोनों जो आपके हैं इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो सेक्शन 178 कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहा हूं। और जहां तक मेरे को याद है सीएसआर का जो एक्सप्लेनेशन है आई थिंक सेक्शन 38 के अंदर गिवन है। ठीक है, लेट मी चेक, इस लास्ट वाला हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, लास्ट वाले के अंदर क्या कुछ दिया हुआ। ठीक है ना, लास्ट वाले को एक बार मैं चेक कर लेता हूं, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। 135 सॉरी 38 नहीं है 135 है। बाकी जो आपका एनआरसी है वो 178 के अंदर है और आपका एसआरसी है वो भी 178 के अंदर है और ऑडिट कमेटी 177 के अंदर है। राइट, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो 135 आएगा, कितना आएगा आपका 135 आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर आप किसकी बात कर रहे हो, 135 सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये सेक्शन भी किसके हैं, आपके कंपनीज एक्ट 2013 के हैं, इनको आपको थोड़ा सा याद रखना है। यानी कि हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग आपकी
ऑडिट कमेटी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। ये ऑडिट कमेटी रहेगा। सेकंड आपका क्या रहेगा, नॉमिनेशन एंड द रेमुनेशन कमेटी रहेगा। तीसरा आपका क्या रहेगा, दैट इज द स्टेक होल्डर क्या बोलते हो, रिलेशनशिप कमेटी। और आपका चौथा कौन सा रहेगा, CSR कमेटी, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 कमेटी है। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिहाज से। क्या क्या पूछा जाएगा, इनकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताइए या फिर इनकी पावर्स के बारे में बताइए। कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं सबसे पहले ऑडिट कमेटी को लेकर के, तो ऑडिट कमेटी का मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये वो कमेटी रहेगी जो पूरा का पूरा ऑडिट से जुड़े हुए फंक्शंस को देखने वाली है। जैसे अगर आप लोग एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, माने ऑडिट कमेटी किन के अंदर एप्लीकेबल है, तो जितनी भी आपकी लिस्टेड कंपनी रहेंगी, यानी कि जितनी भी आपकी लिस्टेड कंपनी है उनके अंदर ऑडिट कमेटी का होना जरूरी है। और अगर आप लोग पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो उनके 3 कंडीशन है, या तो आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ हो, तो उस केस में ये मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ है तो आपका क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। या तो आप लोग लोन की बात कर लीजिए या तो बोरोविंग्स की बात कर लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ हो जाता है तो ये आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, मैंडेटरी कैटेगरी में आ जाएगा। समझ में आया। यानी कि यहाँ पे ध्यान ये रखना है, सर अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑडिट कमेटी होगा ही होगा। लेकिन अगर आप लोग पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, तो पब्लिक कंपनी के अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं। पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10 करोड़। टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 100 करोड़। और अगर आप लोग लोन या बोरोविंग की बात करते हैं, अगर ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ है तो ये आपका मैंडेटरी हो जाता है ये कंपनी, ठीक है। सॉरी, आपका ऑडिटिंग कमेटी, ठीक है। और अगर आप लोग नंबर ऑफ डायरेक्टर, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मेजोरिटी डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। चेयरपर्सन आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मेजोरिटी फाइनेंशियल लिटरेट होने चाहिए। समझ में आया, सबको फाइनेंशियली फिनांस की समझ होनी चाहिए। यानी कि 3 डायरेक्टर्स, मेजोरिटी डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट, चेयरपर्सन भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। और याद रखिएगा मेजोरिटी को क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए, माने वो फाइनेंशियल लिटरेसी की जानकारी रखते हो। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको बोला जाता है टर्म ऑफ रेफरेंस। याद रखिएगा क्या बोला जाता है, टर्म ऑफ रेफरेंस। या आप लोग क्या कह सकते हो, फंक्शन की बात करते हो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे मेरी कोई यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पढ़ने वाली है, चारों पॉइंट मैंने दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ लेना। जैसे लास्ट पॉइंट देखिए, अप्रूव रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये इन्हीं का फंक्शन होता है। एग्जामिन करना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को, ये इस पर्टिकुलर ऑडिट कंपनी का काम, कमेटी का काम होता है। रिकमेंड करना अपॉइंटमेंट को एंड रेमुनेशन ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की रिकमेंडेशन और उनके रेमुनेशन को एक तरीके से डिसाइड करने का काम किसका होता है, ऑडिट कमेटीज का होता है। रिव्यू करना किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड, बोर्ड तक पहुंचने से पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करने का काम किसका होता है, ऑडिट कमेटीज का होता है। याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग पावर की बात करते हैं ऑडिट कमेटीज के अंदर, तो इसके पास पावर होती है कॉल फॉर कमेंट ऑन ऑडिटर। समझ में आया, इनके पास पावर होती है कॉल फॉर कमेंट ऑन ऑडिटर। इनके पास पावर होती है सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय। समझ में आया, किसी भी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को सीक कर सकते हो। ऑब्टेन आउटसाइड लीगल या प्रोफेशनल एडवाइस, ये क्या कर सकते हैं, बाहर से कोई भी लीगल या प्रोफेशनल एडवाइस ऑब्टेन कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेट एनी मैटर विद इन इट्स स्कोप, ठीक है, जो इनके स्कोप के अंदर है, इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर है, उन तमाम मैटर्स को ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। किसकी बात हो रही है, ऑडिट कंपनी की। तो याद रखिएगा ऑडिट कंपनी के अंदर एप्लीकेबिलिटी, नंबर ऑफ मेंबर्स, उसके बाद टर्म ऑफ रेफरेंस या फंक्शन की बात कर लीजिए, और पावर, ये 4 चीजें आपको पढ़नी है। और इसी को आप क्या बोलते हो, ऑडिट कंपनी बोलते हो। इसी तरीके से जो आपका एनआरसी होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन एंड द रेमुनेशन कंपनी, इसको सॉरी कंपनी नहीं है, कमेटी है। मैं बार बार हो सकता है मिस्टेक से कंपनी बोल जाऊं, तो इस चीज को प्लीज अवॉइड कीजिएगा। नॉमिनेशन एंड द रेमुनेशन कमेटी, ठीक है। एनआरसी की एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो लिस्टेड कंपनी के अंदर ये मैंडेटरी होती है। सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक कंपनी, कुछ ऐसी कंपनी है जहां पे प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, उनके अंदर भी आपका ये जो आपका एनआरसी है वो मैंडेटरी होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए।
उनमें से 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, याद रखिएगा जो चेयरपर्सन है वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये क्या है, इसकी नंबर ऑफ मेंबर्स की कंडीशन है। अगर आप लोग फंक्शंस की बात करते हैं, एनआरसी यानी कि नॉमिनेशन एंड द रेमुनरेशन कमेटी के फंक्शंस क्या है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और रिकमेंड करना किसको, डायरेक्टर्स को। याद रखिएगा डायरेक्टर्स की बात हो रही है और सीनियर मैनेजमेंट की बात हो रही है। डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करके रिकमेंड करने का काम एनआरसी का होता है। ऑडिटर से जुड़ी हुई जो ये सारी जानकारी है ये किसका काम होता है, ऑडिट कमेटी का होता है। यहाँ पे देखिएगा फॉर्मुलेट करना है क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्टर क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया को फॉर्मुलेट करना, रिकमेंड करना, रेमुनरेशन पॉलिसी को इवेलुएट करना, परफॉर्मेंस ऑफ द डायरेक्टर को एंड डिवाइस करना, सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, ये कुछ फंक्शन है जो किससे जुड़े हुए हैं, आपके एनआरसी से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग पावर की बात करते हैं तो याद रखिएगा एक्सेस करना कंपनी रिकॉर्ड्स को। ठीक है, ये किसके पास पावर होता है, एनआरसी के पास होता है। सीख करना प्रोफेशनल, वो ऑब्वियसली बात है, ये बाहर से कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस सीख कर सकते हैं। ये किसी भी डायरेक्टर को रिमूवल करने के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक बातें हैं, कोई ज्यादा आपको इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार गो थ्रू कीजिए, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब तीसरी बात करते हैं एसआरसी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। और अगर आप लोग इस कमेटी की बात करते हैं तो ये कमेटी केवल और केवल मैंडेटरी होती है कंपनीज विद मोर देन 1000 शेयर होल्डर हो या डिबेंचर हो, या आप लोग क्या कह सकते हो, होल्डर्स या डिपोजिटर्स हो। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, 1000 शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर, या आप शेयर होल्डर हो या तो आपका डिबेंचर डिपोजिटर्स हो। तो ये अगर ऐसा है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो एसआरसी है वो मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, नंबर्स ऑफ मेंबर की बात करें तो एटलीस्ट एक डायरेक्टर होना चाहिए, जनरली चेयर्ड बाय द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग फंक्शन की बात करते हैं तो रिजोल्व करना, इन्वेस्टिगेटर कंप्लायंसेस को ओवरसीज करना, ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स को, मॉनिटर करना डिविडेंड पेमेंट को, एंड इंप्रूव करना इन्वेस्टर कम्युनिकेशन को। कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं। और पावर के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं, सीक करना है रिपोर्टर्स फ्रॉम द रजिस्ट्रार एंड द ट्रांसफर एजेंट, ये ध्यान रखिएगा, सीक रिपोर्ट्स फ्रॉम रजिस्ट्रार, यानी कि रिपोर्ट्स कहां से लेके आ सकते हैं, रजिस्ट्रार से, और ट्रांसफर कर सकते हैं एजेंट को। ठीक है ना, एंड डायरेक्ट मैनेजमेंट टू रिजोल्व द कंप्लेंट, यानी कि क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट कर सकते हैं किसको, मैनेजमेंट को, किसको रिजोल्व करने के लिए, कंप्लेंट्स को रिजोल्व करने के लिए। किसकी बात हो रही है, एसआरसी की। सबसे छोटी डेफिनेशन इस पर्टिकुलर कमेटी की है। और एक होता है आपका सीएसआर कमेटी, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अगर मैंडेटरी कंडीशन की बात करते हैं, कंपनी की नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़ है, या आपका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़ है, या नेट प्रॉफिट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़ है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इस कंपनी के लिए ये वाली कमेटी यानी कि सीएसआर कमेटी का होना मैंडेटरी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी का। ठीक है, मिनिमम नंबर्स की बात करते हैं तो मिनिमम 3 डायरेक्टर हो, एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और याद रखिएगा प्राइवेट कंपनीज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ नॉट मैंडेटरी अदरवाइज। समझ में आया, अदरवाइज नहीं हो, जब तक आप लोगों की प्राइवेट कंपनी के अंदर यहाँ पे आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं होती है। ये बेसिक बात है, ये सब आप जानते भी हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई इतना सोचने वाली बात नहीं है। फंक्शन देखिए, सीएसआर के फंक्शन की अगर आप लोग बात करते हैं, सीएसआर पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, रिकमेंड करना सीएसआर एक्सपेंडिचर को, यहाँ पे लिखा भी हुआ 3 साल का अगर एवरेज नेट प्रॉफिट लेते हैं उसका मिनिमम 2%। ठीक है, अगर आप लोग मॉनिटर करना है सीएसआर प्रोजेक्ट को तो ये इसी कमेटी का काम होता है। प्रिपेयर करना एनुअल सीएसआर रिपोर्ट को, ये भी इसी पर्टिकुलर कमेटी का फंक्शन होता है। पावर के अंदर अगर आप लोग ध्यान देंगे, रिकमेंड सीएसआर प्रोजेक्ट्स को, मॉनिटर करना फंड यूटिलाइजेशन को, सीक करना इंप्लीमेंटेशन रिपोर्ट को। ठीक है, ये तमाम चीजें किसके अंदर आती है माय डियर फ्रेंड्स, ये तमाम चीजें आती हैं आपकी सीएसआर कमेटी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या था माय डियर फ्रेंड्स, आपका सीएसआर कमेटी था। इसके अलावा जो बच गया वो नॉन मैंडेटरी होता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है वहां पे जरूरत है या नहीं है। एक लास्ट एंड फाइनल 1 मिनट का कंपैरिजन कर लेते हैं, जहां पे मैंने ऑडिट कंपनी लिया है, एनआरसी आपका लिया है, आपका एसआरसी लिया है और सीएसआर लिया है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो लिस्टेड कंपनी या जिस कंपनी के अंदर प्रिस्क्राइब्ड किया गया है उसके अंदर ऑडिट कंपनी की जरूरत होती है। सेम आपका एनआरसी के केस में होता है। एसआरसी के केस में केवल और केवल अगर 1000 प्लस स्टेक होल्डर्स हैं तो उस केस में एसआरसी का होता है। और अगर आप सीएसआर का होता है, बेस्ड करता है किससे, फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड के ऊपर। तो फाइनेंशियल जो थ्रेशोल्ड लिमिट हम लोगों ने पढ़ी थी ना, नेट प्रॉफिट वगैरह वाली, उसके ऊपर बेस्ड होता है।
मिनिमम मेंबर 3 होने चाहिए ऑडिट कमेटी के लिए। अगर आप लोग एनआरसी के लिए करते हैं 3 और 1 किसके लिए एसआरसी के लिए और 3 किसके लिए होना चाहिए सीएसआर के लिए। की प्रोविजन की फोकस क्या होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग करना। यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड रेमुनेशन से जुड़ा हुआ मामला एनआरसी का होता है। इन्वेस्टिगेटर ग्रीवेंस किसका होता है एसआरसी का होता है। सीएसआर पॉलिसी एंड द स्पेंडिंग का मामला कौन देखता है सीएसआर देखता है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द मैंडेटरी कैटेगरी, जहां पे आप लोगों ने 4 कमिटीज के बारे में पढ़ लिया है। इन चारों में से एक सवाल आपसे अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत फास्ट फॉरवर्ड, जितना मिनिमम टाइम में लगा सकता था चीजें, क्योंकि आसान है, केवल थ्योरेटिकल है, एक बार पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है और यहां पर आकर के आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चौथा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहली दफे चैनल पे हैं तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लान।